नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंटिफिक क्लासेस एंड पी काटंजलि में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 5 जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय को पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चैप्टर है वो है यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय, यानी यूक्लिड साहब ज्यामिति में कुछ इंट्रोडक्शन दिए थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बात आता है कि ये ज्यामिति जो है, जिसको हम लोग जियोमेट्री कहते हैं, वो क्या है। ठीक है, ज्योमेट्री किसे कहते हैं हम लोग, पहला टॉपिक ये आता है। तो इसका परिभाषा कहता है कि गणित की वैसी शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों। अब देखिए, ये ज्यामितीय आकृतियों का मतलब क्या होता है। देखिए, हम लोग कभी कभी वृत्त के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग वर्ग के बारे में पढ़े हैं, हम लोग आयत के बारे में पढ़े हैं, ऐसे बहुत सारी आकृतियों के बारे में हम लोग पढ़े हैं, और इस आकृतियों को ही हम लोग ज्यामितीय आकृति कहते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे बिंदु, रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त इत्यादि, ये सभी क्या कहलाते हैं, ज्यामितीय आकृति। ठीक है, का एवं उनके बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। संबंधों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे ज्यामितीय कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि ज्यामिति जो है ये गणित का एक ब्रांच है। गणित का क्या, एक ब्रांच यानी शाखा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों, विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों का मतलब क्या हुआ, बिंदु, रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ये सब। ठीक है, का एवं उनके बीच में क्या क्या संबंध है, परस्पर क्या संबंध है, उसका अध्ययन करते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है, जियोमेट्री। क्या कहलाता है, वही हमारा जियोमेट्री। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है ज्योमेट्री जो शब्द है, ये जो ज्योमेट्री शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा, किस भाषा से, ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर के बना है। ये जो जियोमेट्री है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो जियो है, जियोमेट्री, ये ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है, तो यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर पहला जो वर्ड है वो है जियो, वो क्या है, जियो, और दूसरा जो है वो है मेट्री, क्या है, मेट्री। तो ग्रीक भाषा में इसको हम लोग जियो लिए, ठीक है, और इसको जो मेट्री है इसको हम लोग मेट्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेट्रोन। तो यहाँ पर कह रहा है ज्यामिति शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों, पहला क्या, जियो तथा मेट्रोन से बना है। ये जो जियोमेट्री है, ये जियोमेट्री जो है जियो और मेट्रोन से मिलकर के बना है। ठीक है, और जियो का अर्थ होता है भूमि। क्या होता है, भूमि या पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है, भूमि या पृथ्वी, तथा मेट्रोन का अर्थ होता है मापना। मेट्रोन का अर्थ क्या होता है, मापना। अतः ज्यामिति का जो शाब्दिक अर्थ निकल के आता है वो होता है भूमि का मापन। क्या आता है, भूमि का मापन। तो ये जो ज्योमेट्री है इसका मतलब हो गया, जियो का मतलब हो गया भूमि, और मेट्रोन का मतलब होता है मापना, यानी कि भूमि का मापन क्या कहलाएगा, ज्योमेट्री कहलाएगा। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि ज्योमेट्री क्या है। तो ज्योमेट्री गणित का एक ब्रांच है, एक शाखा है, जिसमें हम लोग ज्यामितीय आकृतियों और उसके बीच के परस्पर संबंध के बारे में पढ़ते हैं, वही मेरा ज्योमेट्री कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जैसे देखें कि ये जो ज्योमेट्री है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला कौन सा, जियो, और दूसरा कौन सा, मेट्रोन। जियो का मतलब पृथ्वी, मेट्रोन का मतलब मापना। जब दोनों को मिला देते हैं तो ये मतलब क्या कहलाता है, पृथ्वी का मापन। क्या कहलाता है, पृथ्वी का मापन, और पृथ्वी का मापन ही क्या है, मेरा ज्योमेट्री है। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। अब आइए कुछ अच्छा चीज के बारे में जान लेते हैं, कुछ बढ़िया चीज। कहता है प्राचीन काल में मिस्र और बेबीलोनिया के लोगों ने सबसे पहले 3000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व यानी बहुत साल पहले ज्यामिति का अध्ययन शुरू कर दिया था। ठीक है, यानी कि जो प्राचीन काल का मतलब होता है बहुत ही पुराने समय से ही मिस्र और बेबीलोनिया का जो लोग था वो पहले ही 3000 ईसा पूर्व ज्यामिति का अध्ययन शुरू कर दिया था। ठीक है ना। उन लोगों के द्वारा ज्यामिति का उपयोग व्यवहारिक कार्यों जैसे भूमि को मापने में, खेतों का क्षेत्रफल मापने में, बड़े बड़े गोदामों के आयतन ज्ञात करने में किया जाता था। कहने का मतलब क्या हुआ, मिस्र के लोग, जो मिस्र थे और बेबीलोनिया, और कौन सा, बेबीलोनिया, मिस्र और बेबीलोनिया के जो लोग हैं वो 3000 ईसा पूर्व यानी ईस्वी के पहले से ही ये लोग ज्योमेट्री का यानी ज्योमिति का उपयोग करते थे। अब ये जो ज्योमिति का उपयोग करते थे यानी अध्ययन शुरू कर दिए थे, क्योंकि इसका उपयोग वो लोग खेत हो गया,
खेत का क्षेत्रफल निकालने में, गोदाम का आयतन निकालने में, गोदाम का आयतन निकालने में, और तमाम कार्यों में ज्योमिति का उपयोग करते थे। ज्योमिति का उपयोग है ना मिस्र और बेबीलोनिया के लोग 3000 ईस्वी पूर्व पहले ही उपयोग करना शुरू कर दिए थे, ठीक है ना। अब देखिए नोट नंबर 2 कहता है ज्योमिति में सबसे पहला प्रूफ जो कि सत्यापित किए थे ज्योमिति में, वो किए थे थेल्स द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? थेल्स। ये जो थेल्स है ये एक गणितज्ञ का नाम है, ठीक है ना, थेल्स साहब। इनका बहुत सारा प्रमेय भी है जो कि आपको क्लास 10th में पढ़ना है, थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है ज्योमिति में सबसे पहला जो प्रूफ आया था वो थेल्स के द्वारा दिया गया था। उन्होंने प्रमाणित किया कि किसी वृत्त का जो व्यास होता है उन्हें 2 बराबर भागों में बांटता है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले प्राचीन काल के लोग उसका उपयोग करते थे, कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन सबसे पहले ज्योमिति का प्रूफ थेल्स साहब ने दिए। और उन्होंने क्या किया कि एक वृत्त ले लिए। ये क्या है? एक वृत्त है। ये क्या है? वृत्त है। और वृत्त का ये क्या है? सेंटर। तो थेल्स साहब पहली बार मतलब कि ऐसा प्रूफ कर दिए कि जो वृत्त का जो व्यास होता है ये क्या है? व्यास है। ये व्यास इसे आधा आधा बांटता है, यानी कि ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होगा? बराबर होगा। ऐसा कौन मतलब कि फर्स्ट टाइम प्रूफ किए थे? वो थेल्स साहब प्रूफ किए थे। ये मालूम था लेकिन प्रूफ नहीं था, इसका सत्यापन नहीं था। तो यहाँ पर कहा गया है ज्योमिति में सबसे पहला प्रूफ थेल्स द्वारा दिया गया था और उन्होंने प्रमाणित किया कि किसी वृत्त का व्यास उसे 2 समान भागों में बांटता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बात याद रखेंगे। सबसे पहला प्राचीन काल में मिस्र और बेबीलोनिया के लोग 3000 ईसा पूर्व ही अध्ययन शुरू कर दिए थे, किसका? ज्योमिति का। और इसका उपयोग करते थे क्या चीज के लिए? भूमि मापने में, जमीन नापने में, खेतों का क्षेत्रफल निकालने में, बड़े बड़े गोदाम का आयतन ज्ञात करने में। और दूसरा बात यह है कि ज्योमिति का सबसे पहला प्रूफ थेल्स साहब के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और वो क्या था कि वृत्त का जो व्यास होता है उसे 2 बराबर भागों में बांटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 3 कह रहा है कि यूक्लिड को ज्योमिति का पिता यानी फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। ये यूक्लिड क्या है? यूक्लिड भी एक गणितज्ञ का नाम ही है। यूक्लिड भी क्या है? गणितज्ञ का नाम है। और इसी यूक्लिड को हम लोग फादर ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं। यानी जो सबसे पहले ज्योमेट्री का पिता किसे कहा जाता है? यूक्लिड को। किसको कहा जाता है? यूक्लिड साहब को। तो ज्योमेट्री ऑफ फादर कौन सा है? यूक्लिड है, ठीक है। अब आइए नोट नंबर 4 कहता है कि यूक्लिड द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। यूक्लिड साहब एक बुक लिखे थे जिसका नाम रखा था द एलिमेंट। तो यूक्लिड द्वारा लिखा गया बुक का नाम क्या था? द एलिमेंट। क्या नाम था? द। इस पुस्तक में 13 खंड है, ठीक है। और उसी में सबसे पहले यूक्लिड साहब ज्योमिति के बारे में बहुत सारी चीजों का मतलब कि जिक्र किए थे। किसका? यूक्लिड साहब फर्स्ट टाइम। इसीलिए यूक्लिड साहब को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ज्योमेट्री। फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन से है? यूक्लिड। और सबसे पहले प्रथम प्रयोग कौन करके दिए थे? प्रूफ करके वो थेल्स साहब दिए थे ज्योमेट्री में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि भारत के कौन कौन से ऐसे महान गणितज्ञ हैं, ठीक है। ऐसे हम भारत के बहुत सारे महान गणितज्ञ, लेकिन हम कुछ गणितज्ञ को ही लेंगे जो बहुत पुराने हैं, ठीक है। जो पहला आता है वो आता है भास्कर। ये जो भास्कर साहब, उनका जन्म हुआ था 114 ईस्वी में। कब हुआ था? 114 ईस्वी में। तो यहाँ पर करता है कि इनके द्वारा पाइथागोरस प्रमेय के प्रमाण का अलग विधि दिया गया था। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? ये एक त्रिभुज है और ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? 90 डिग्री है। तो उनका कहना था, और उसमें इस कंडीशन में ये 90 के बगल वाला क्या होता है? कर्ण। एक होता है बेस और एक होता है मेरा परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस प्रमेय, ये पाइथागोरस आदमी का नाम है, ठीक है, गणितज्ञ का नाम। ये पाइथागोरस साहब जो कहे थे कि ये जो कर्ण होता है, ये कर्ण, ये जो कर्ण का जो वर्ग होगा, ये जो कर्ण का क्या होगा? वर्ग होगा, वो इस दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा। यानी कि पी स्क्वायर और बी स्क्वायर वर्गों के योग के बराबर होगा। यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग भुजा निकालते थे, ठीक है। तो इनके द्वारा पाइथागोरस प्रमेय का प्रमाण का अलग विधि दिया गया। मतलब कि ये तो है ही, लेकिन इसी तरीके से कोई एक नया सेकेंड मेथड दिए। कौन दिए सेकेंड मेथड? भास्कर साहब। क्या चीज निकालने के लिए? त्रिभुज की भुजा निकालने के लिए, समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस के अलावा, ठीक है। अल्टरनेट सिस्टम दिए, मतलब की विधि दिए। दूसरा जो है वो है आर्यभट्ट। जन्म कितना हुआ था? 476 ईस्वी में, ठीक है। तो कहता है इनके द्वारा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, पिरामिड एवं गोले इत्यादि के आयतन निकालने की विधि दी गई। यानी कि समद्विबाहु, देखिए वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर हो, ठीक है,
उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसका क्षेत्रफल निकालने में, त्रिभुज का क्षेत्रफल, पिरामिड, गोले, इस सब का आयतन निकालने का विधि दिए, कौन दिए थे? आर्यभट्ट साहब। कौन दिए थे? आर्यभट्ट साहब। चलिए, तीसरा कहा जाता है कि ब्रह्मगुप्त जन्म कितना हुआ था? 598 ईस्वी में, 598 ईस्वी में हुआ था। इनके द्वारा चक्रीय चतुर्भुज की क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया गया था। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि भारत के हैं, भारत के महान लोगों में से एक है, जो कि गणितज्ञ रहे भारत के। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है कि ज्यामिति की आधारभूत संकल्पनाएं, आधारभूत संकल्पनाएं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो क्या है? ज्यामिति के 3 मौलिक संकल्पनाएं हैं। पहला क्या था? बिंदु, दूसरा रेखा, और तीसरा क्या था? समतल। बिंदु, रेखा, समतल। देखिए, ये तीनों संकल्पनाएं अपरिभाषित हैं। यानी उस समय जो थे, ये जो बिंदु है, रेखा और ये समतल, इसका कोई परिभाषा नहीं था। ठीक है, ये तीनों क्या थे? अपरिभाषित थे उस समय, उसमें परिभाषा नहीं था। तीनों संकल्पनाएं अपरिभाषित हैं, लेकिन यूक्लिड के अनुसार, यूक्लिड साहब जैसे आए, इनकी परिभाषा इस प्रकार दी गई। जो नीचे आपको दिया गया है वो परिभाषा, ये यूक्लिड साहब के द्वारा ये परिभाषा दिया गया है। इसके पहले, यूक्लिड साहब के पहले इसका कोई परिभाषा नहीं होता था। ठीक है ना, सिर्फ संकल्पना कर लिए थे हम लोग। चलिए आइए देखिए, यूक्लिड साहब बिंदु का क्या परिभाषा दिए। यूक्लिड साहब का कहना है बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है। अभी हम आपको बताए ना कि आपका वृत्त हो गया, आयत हो गया, ये सब क्या है? ज्यामितीय आकृति है। तो बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें ना लंबाई होता है, ना मोटाई होता है, और ना ही चौड़ाई होता है। ये एक बिंदु है, इसमें लंबाई तो है नहीं, ऐसे तो है नहीं कि लंबा होगा। ठीक है, ना ही इसमें चौड़ाई है, ऐसे ऐसे करके है ही नहीं जो चौड़ाई होगा, और ना ही मोटाई है। तो बिंदु में ना चौड़ाई होता है, ना लंबाई होता है, और ना मोटाई होता है, उसे ही हम लोग बिंदु कहते हैं। ठीक है ना। बिंदु को हम लोग कैपिटल अल्फाबेट ABCD ऐसे सूचित करते हैं। जैसे कि अगर ये पॉइंट है, इसको हम लोग कहेंगे पॉइंट P, कैपिटल लेटर से। ऐसा कभी नहीं कहते हैं कि पॉइंट P, ये गलत हो जाता है, ये सही है। अगर ये बिंदु है, इसको कहेंगे पॉइंट A। मान लीजिए एक रेखा है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम पॉइंट A कहेंगे। यहाँ एक पॉइंट है, इसको पॉइंट B कहेंगे। कभी भी स्मॉल a या b नहीं लिखते हैं, ये गलत हो जाता है। ठीक है ना। तो बिंदु को हम लोग कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं, सूचित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कि रेखा क्या है। रेखा क्या है? तो देखिए, रेखा का परिभाषा आता है, रेखा वह है जिसमें केवल लंबाई होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है, क्या इसमें चौड़ाई है? केवल और केवल लंबाई है, ना तो चौड़ाई होता है ना ही मोटाई होता है, उसको रेखा कहते हैं। तो रेखा वह है जिसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई एवं मोटाई नहीं होती है। इसे दोनों तरह अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि इसको आप इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं, इसको आगे भी आप अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? आपका रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेखा। चलिए ठीक है। कहता है इसको स्मॉल लेटर द्वारा भी सूचित किया जा सकता है। जैसे अब देखिए, यहाँ पे रेखा है, इस पॉइंट को हम पॉइंट P कह दिए हैं, और ये पॉइंट क्या है? Q है। और इसे ही हम लोग स्मॉल लेटर LMNOPQR इस सब से सूचित कर सकते हैं। जैसे ये एक रेखा है, इसको L कर दिए, ये एक रेखा है, इसको M कर सकते हैं, ये एक रेखा है, इसको N कर सकते हैं। तो जब हमको पूरे रेखे को एक ही लेटर से इंडिकेट करना होगा तो स्मॉल लेटर से करेंगे। और जैसे कि ये रेखा है, यहाँ इंडिकेट करना है, ये A, ये B, तो A भी एक रेखा है, तो इस तरीके से इंडिकेट करेंगे, तब कैपिटल लेटर लेकर के। ठीक है। चलिए, कहा जाता है अब समतल किसे कहते हैं? समतल जिसको कहते हैं प्लेन। तो कहता है जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई होती है, लेकिन मोटाई नहीं होती है, समतल कहलाता है। जैसे अगर ये देखिए, ये हालांकि आयत है, आप इस आकृति को आयत कहेंगे, लेकिन इसको आप समतल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ लंबाई है इसमें और ये चौड़ाई है, लेकिन इसमें मोटाई नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? समतल कहलाएगा। चलिए ठीक है। तो ये तो बिंदु, रेखा और समतल का परिभाषा हो गया यूक्लिड साहब के अनुसार। किस साहब के अनुसार? यूक्लिड साहब के अनुसार। लेकिन अब फिर से हम लोग परिभाषित करेंगे इसी 3 चीजों को, बिंदु, रेखा और समतल को। लेकिन अब जो हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग। किस थ्योरी के अकॉर्डिंग? सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। अब जो हम लोग इंडिकेट करेंगे वो सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ कहा जाता है कि समुच्चय सिद्धांत, इसी को हम लोग कहते हैं सेट थ्योरी, के विकास ने इन परिभाषाओं को बदल दिया। यानी कि ये तो पहले यूक्लिड साहब दे दी, उसके बाद जैसे ही सेट थ्योरी आया, वो इस तीनों का परिभाषा भी वो बदल दिया, सेट थ्योरी। ठीक है। अब वृत्त, रेखा, समतल इत्यादि को बिंदुओं का समुच्चय समझा जाने लगा। चलिए हम आपको समझाते हैं। देखिए सेट थ्योरी क्या होता है। जैसे यहाँ पे बिंदु है, ठीक है ना,
तो सेट थ्योरी के अनुसार कहा कि वह छोटा सा चिन्ह जिसमें लंबाई चौड़ाई एवं मोटाई कुछ नहीं होती है वो बिंदु कहलाता है। यानी ये तो पूरा का पूरा क्या है, यूक्लिड साहब का ही फोटोकॉपी है। यूक्लिड साहब भी तो यही कहे, वह चीज जिसमें ना तो मोटाई होता है, ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, क्या कहलाता है, बिंदु। वही सेम चीज है, यानी इसमें कोई अंतर नहीं है। और यहाँ पर क्या है, बिंदु को कैपिटल लेटर ए बी सी डी, जैसे ये बिंदु है तो बिंदु ए, यहाँ पर एक बिंदु है इसको बिंदु बी, यहाँ पर एक बिंदु है बिंदु डी, यहाँ बिंदु है बिंदु सी, यानी कि बिंदु को कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सेट थ्योरी के अनुसार सरल रेखा, यानी रेखा का परिभाषा क्या दिया गया था। तो रेखा का परिभाषा जो दिया गया बिंदु के साथ अनुसार वो ये कि बहुत सारे जब बिंदु को हम ऐसे करके मिला देते हैं, बहुत सारे बिंदु को ऐसे करके मिला देंगे तो वो देखिए एक रेखा का निर्माण करता है ना। तो यही कह रहा है कि बिंदुओं का समुच्चय सरल रेखा कहलाता है। यानी कि ढेर सारा बिंदु को जब एक सीध में हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, एक रेखा बन जाता है। अर्थात दो बिंदुओं के बीच का न्यूनतम रास्ते को ही रेखा कहते हैं। ठीक है, यानी कि रेखा क्या है, बिंदुओं का समूह है। बिंदुओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। चलिए अब रेखा का क्या होता है, तीन भाग होता है। थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए, ये जो रेखा होता है ये रेखा तीन तरह का होता है। पहला होता है रेखाखंड, क्या होता है, रेखाखंड। जो दूसरा होता है वो होता है किरण, क्या होता है, किरण, रेखा किरण। और एक हो गया रेखा, एक रेखा ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ होता क्या है। रेखा अगर ये लाइन की बात करें तो इसमें दो बिंदु है, एक होता है प्रारंभिक बिंदु, एक होता है अंतिम बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वैसा जिसमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु निश्चित हो। निश्चित का मतलब हो गया कि ये देखिए यहाँ तक फिक्स है और ये यहाँ तक फिक्स है, ये ना ये तो आगे जा सकता है ना ये इधर पीछे जा सकता है। यानी ये फिक्स है, मान लीजिए 5 मीटर का है तो ये मेरा कहलाएगा रेखाखंड। ये क्या कहलाएगा, रेखाखंड। यानी फिक्स लंबाई की रेखा को हम लोग रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, अब किरण किसको कहेंगे, देखिए ये किरण है, यानी यहाँ से निकला और ये अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक बढ़ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, किरण। यानी कि एक बिंदु इसका निश्चित अनिश्चित है, क्या है, ये जो बिंदु है वो अनिश्चित है कि कहाँ जाएगा, लेकिन ये बिंदु निश्चित है। यानी कि वैसा रेखा जिसका एक बिंदु निश्चित हो और दूसरा बिंदु अनिश्चित हो क्या कहलाता है, किरण कहलाता है। रेखा किसको कहेंगे, देखिए ये रेखा है जिसका दोनों बिंदु अनिश्चित हो, मालूम है नहीं कि कहाँ तक जाएगा, ये इधर भी अनंत तक जा सकता है, इधर भी अनंत तक जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, रेखा हो जाएगा। चलिए रेखाखंड हो गया। तो कहा किसी सरल रेखा के एक खंड को ही क्या कहते हैं, रेखाखंड। यानी एक रेखा है उसमें यहाँ ए और ये बी क्या कहलाएगा, मेरा रेखाखंड कहलाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अभिगृहित क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्सियोम। क्या कहते हैं, एक्सियोम। तो यहाँ देखिए कुछ वैसे आधारभूत परिणाम जो बिना किसी प्रमाण के ही सत्य मान लिए जाते हैं तथा इनकी मदद से दूसरे परिणामों को सिद्ध किया जाता है, उन्हें अभिगृहित ये एक्सियोम्स कहते हैं। देखिए कुछ कुछ वैसे चीज होते हैं जिनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है, वो पहले से ही प्रूफ होते हैं। ठीक है, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, एक्सियोम्स कहेंगे, जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कहने का मतलब हो गया दो समान राशियों के आधा आपस में समान होते हैं। देखिए हम कहते हैं कि ये 4 बराबर क्या है, 4 बराबर मेरा सॉरी हाँ यहाँ पर 4 बराबर 4 है, ये दो समान राशि है, यहाँ 4 यहाँ 4। अब अगर इसका आधा कर दे दोनों का, ये कट के क्या आएगा 2 और ये कट के क्या आएगा 2, तो भी तो समान है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि दो समान राशियों के आधा आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी ये क्या है, सही बात है। ठीक है, तो यानी इसको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा कहा जाता है कि एक बिंदु से होते हुए अनेक सरल रेखाएं गुजर सकती हैं। यानी ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु से एक ऐसे करके रेखा चला गया। ठीक है, इसी बिंदु से होते हुए एक ऐसे रेखा, सॉरी यहाँ पे मान लीजिए बिंदु है, और इसी बिंदु से होकर के एक ऐसे रेखा चला गया, एक ऐसे चला गया, ऐसे चला गया। यानी एक बिंदु से होकर के अनंत रेखा जा सकती है। अब इसको क्या प्रूफ करने की जरूरत है, ये तो हम देख ही रहे हैं कि एक बिंदु से होकर के अनंत रेखा जा सकती है, यानी कि ये भी बात क्या सत्य है। तीसरा कह रहा है कि एक सरल रेखा में अनंत बिंदुएं होती हैं। यानी ये एक जो रेखा है, ये एक रेखा है, ये ढेर सारे अनंत बिंदुओं से मिलकर के बना हुआ है ना, तो कह रहा है ये रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, तो ये भी बात सही है। यानी कि वैसा आधारभूत परिणाम जिनको कि किसी प्रमाण या सत्य मान लिए जाते हैं, किसी प्रमाण के ही सत्य मान लिए जाते हैं। जैसे इस सबको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये सत्य है। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, अभिगृहित कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ये कथन क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्टेटमेंट। क्या कहते हैं, स्टेटमेंट।
तो कहा जाता है कि वह सेंटेंस जो या तो सही है या गलत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या बोल रहा है, सही या गलत। अगर कुछ भी बोल रहे हैं वो क्या कहलाएगा, कथन कहलाएगा, स्टेटमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि श्याम बाजार जा रहा है, ये कुछ कहा जा रहा है, हो सकता है सही बात हो सकता है झूठ बात हो, यानी कि ये क्या है, आपका एक स्टेटमेंट है। ठीक है। किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना 180 डिग्री है। हाँ, अलग बात है कि ये सही बात है, ये क्या है, सही बात है, लेकिन ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, कथन है। यहाँ कह रहा है किसी त्रिभुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 180। हालांकि ये बात क्या है, गलत है, लेकिन फिर भी इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, कथन कहेंगे। तो ये मैटर नहीं करता है कि वो क्या बोल रहा है, सही या गलत है, लेकिन वो क्या कहला है, कथन। जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं वो क्या स्टेटमेंट है, कथन है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आता है कि प्रमेय क्या है। प्रमेय जिसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये प्रमेय कहा जाता है वैसा आधारभूत परिणाम जो भिन्न आकृतियों, ज्यामितीय परिभाषाओं एवं तर्कों के आधार पर सिद्ध किए जाते हैं, प्रमेय कहलाता है। देखिए, प्रमेय को तो हम लोग सिद्ध करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो कहा जाता है वैसा आधारभूत परिमाण, यानी वैसा परिमाण, रिजल्ट, जो भिन्न भिन्न अभिगृहितों यानी एक्सियोम्स, एक्सियोम्स किसको कहते हैं, जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, उसकी मदद से, या ज्यामितीय परिभाषाओं के मदद से एवं तर्कों यानी रीजनिंग जिसको कहते हैं, तर्कों के आधार पर सिद्ध किए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रमेय कहेंगे। जैसे किसी बिंदु के चारों ओर के कोण का योग 360, यानी एक मान लीजिए ये बिंदु है और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, 360। ठीक है। इसको प्रूफ जो करेंगे ये क्या कहलाएगा, प्रमेय करेगा, ये थ्योरम कहलाएगा। और इसको प्रूफ करने में हम लोग किसका यूज करेंगे, अभिगृहित का यूज करेंगे, एक्सियोम्स का। इसका यूज करेंगे, एक्सियोम्स का यूज करेंगे। एक्सियोम्स तो पहले से सिद्ध होता है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होता है। ठीक है। इसमें ज्यामितीय परिभाषा का यूज करेंगे, यानी ज्योमेट्रिकल, ज्यामितीय परिभाषा का हम लोग यूज करते हैं, डेफिनेशन का, ज्योमेट्री डेफिनेशन का उपयोग करेंगे। ठीक है। और इसमें हम लोग तर्कों का यानी रीजनिंग का उपयोग करेंगे, और इस सबसे हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, मेरा थ्योरम कहलाएगा। देखिए, किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं उसकी आधी होती है। तो इसको भी अगर हम जान ले प्रूफ करेंगे तो ये भी क्या कहलाएगा, थ्योरम कहलाएगा। किसके अनुसार प्रूफ करेंगे, किसकी मदद से, तो वो हो जाएगा अभिगृहितों की मदद से, ज्यामितीय परिभाषाओं की मदद से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, मेरा प्रमेय कहलाएगा। अब देखिए उप प्रमेय क्या होता है। तो कहा जाता है वह कथन जिसे किसी प्रमेय के माध्यम से आसानी से प्रमाणित किया जा सकता है, उसे उप प्रमेय कहते हैं। यानी कि जब हम लोग प्रमेय को प्रूफ करते हैं और उसी के मदद से हम लोग एक छोटा सा चीज प्रूफ कर देते हैं, तो अगर ये मान लीजिए प्रमेय है, ठीक है, और प्रमेय के मदद से ही कुछ छोटा सा चीज को प्रूफ कर दिए, वो कहलाएगा उप प्रमेय। क्या कहलाएगा, उप प्रमेय। ठीक है, उप प्रमेय कहलाएगा। चलिए अब क्या कहते हैं कि यूक्लिड के स्वयं सिद्ध यानी यूक्लिड के एक्सियोम्स। देखिए, एक्सियोम्स का ही दूसरा नाम क्या है, स्वयं सिद्धि है। इसको ही कहते हैं अभिगृहित, इसे वो क्या कहते हैं, अभिगृहित। ठीक है, इसी को कहते हैं एक्सियोम्स। तो यूक्लिड साहब भी है कुछ एक्सियोम्स दिए हैं, अब हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम आपको बता दिए एक्सियोम को किसी तरह से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। पहला एक्सियोम्स क्या कहता है कि दो वस्तुएं जो किसी अन्य वस्तुओं के बराबर होती है वे आपस में बराबर होती हैं। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे देखिए ए बराबर क्या है, बी बराबर ए क्या है, किसके बराबर है, बी के, और ए किसके बराबर, सी के बराबर है। यानी ए जो है वो बी के बराबर है और ए सी के बराबर, इसका मतलब बी और बी क्या होगा, सी बराबर होगा, यानी ये भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो पहला प्रमेय, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगा, इसलिए ये यूक्लिड का क्या अभिगृहित है, ये स्वयं सिद्धि है। दूसरा क्या कहते हैं, यदि समान वस्तुओं में समान वस्तुएं जोड़ी जाए तो उनके योग भी आपस में समान होंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, इस 10 में 5 जोड़ दिए, लेकिन इधर भी 5 जोड़ दिए, तो समान चीज में हम लोग समान चीज जोड़े हैं, तो रिजल्ट क्या मिला, 15 और 15, तो भी हमको समान ही मिला ना। तो जब समान चीज में समान चीज को जोड़ेंगे तो रिजल्ट भी हमको क्या मिलेगा, समान। इसको भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। चलिए तीसरे नंबर में आते हैं। कहा जाता है यदि समान वस्तुओं में से समान वस्तुएं घटाई जाए तो शेष भी क्या होगा, परस्पर समान होगा। जैसे 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो इधर भी अगर समान चीज घटा देंगे दोनों तरफ तो भी मेरा क्या मिलेगा, समान चीज मिलेगा। क्या मिलेगा, समान चीज मिलेगा। चलिए चौथा नंबर क्या कर रहा है, जो वस्तुएं रेखा, कोण, क्षेत्र इत्यादि एक दूसरे को पूरी ढक लेती हैं तो वे
परस्पर समान होती हैं। जैसे अगर हम ये दो त्रिभुज है, ठीक है, ये क्या है, दो त्रिभुज है। अगर ये त्रिभुज इसको पूरा पूरी ढक लेगा और ये त्रिभुज भी इसको पूरा पूरी ढक लेगा, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, एक दूसरे को संपाती कहलाएगा। और उस कंडीशन में जब संपाती होगा तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मान लीजिए दो कॉपी है, एकदम सेम कॉपी है, सेम साइज का दो एकदम कॉपी है, तो ये कॉपी के ऊपर इसको रखिएगा तो ये कॉपी क्या करेगा, इसको ढक लेगा, ठीक है। और जब इस कॉपी को इसके ऊपर रखिएगा तो ये कॉपी इस कॉपी को ढक लेगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या संपाती है, उस कंडीशन में ये दोनों कॉपी क्या होगा, बराबर होगा। और जब संपाती होगा, बराबर होगा, तो इसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा, इसका परिमाप भी बराबर होगा, इसका हर एक चीज क्या होगा, बराबर होगा, यानी जुड़वा हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्या कहता है, एक संपूर्ण अपने टुकड़े से बड़ा होता है। यानी ये क्या है, पूरा का पूरा एक संपूर्ण है मान लीजिए, और इससे हम थोड़ा सा काट के निकाल लिए, एक यहाँ पे काट के ये निकला है और एक छोटा सा ये वाला भाग। तो देखिए ये जो है एक राशि ये छोटा है, और ये जो है ये संपूर्ण से छोटा है, ये क्या है, मेरा संपूर्ण है, ठीक है। और ये दो को टुकड़ा है, तो हमेशा टुकड़ा जो होता है वो संपूर्ण से छोटे होता है, ठीक है ना। ये तो संपूर्ण पूरे है, ये भी छोटा है, ये दोनों छोटा होगा, ठीक है। तो यह कह रहा है 6 नंबर में कि दो वस्तुएं किसी एक वस्तु से दो गुनी या त्रिगुनी आदि हो तो वे परस्पर समान। जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ लिखते हैं 2 और यहाँ पर भी 2, ये दोनों आपस में बराबर है। अब मान लेते हैं ये भी 2 का 2 गुना है और ये भी 2 का 2 गुना है, तो बराबर 4 बराबर 4, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। सेम चीज यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है दो वस्तुएं किसी एक वस्तु की आधी या तिहाई होती है तो वे परस्पर समान होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर 6 बराबर 6 है, इसका भी आधा आधा कर दिया, इसका भी आधा कर दिया, 3 बराबर 3 आएगा, तो ये भी क्या होगा, बराबर होगा। सेम चीज, कोई मतलब कि बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। आगे कहता है कि यूक्लिड के 5 मान्यताएं, जिसको यूक्लिड 5 पोस्टुलेट्स, देखिए जो हम लोग मान लेते हैं उसको मान्यताएं कहते हैं। जैसे कि बृहस्पति के दिन साबुन नहीं लगाना चाहिए, हम लोग का मान्यता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यूक्लिड की 5 मान्यताएं निम्न प्रकार हैं। कौन कौन सी है, पहला मान्यता में आते हैं, किसी समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये सही बात है, यानी ये एक समतल है, मान लीजिए ये एक समतल है, ये कॉपी भी मेरा समतल है, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं वो भी एक समतल है, ठीक है। ये और ये एक दो पॉइंट है, इस पॉइंट से होते हुए हम केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं और इसके अलावा हम कोई रेखा नहीं खींच सकते हैं। वही अगर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से होते हुए हम अनंत रेखा खींच सकते हैं। बात समझ में आई, 2 पॉइंट से होकर के एक रेखा खींच सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट से होकर अनंत रेखा खींची जा सकती है। देखिए दूसरा नंबर जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि किसी भी रेखा को दोनों ओर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए ये एक रेखा है, आप इसको भी इधर बढ़ा सकते हैं, आप इसको भी इधर बढ़ा सकते हैं, तो रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तीसरा नंबर कहता है किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी दूरी को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींची जा सकती है। यानी एक बिंदु को केंद्र मान लिया और एक दूरी को त्रिज्या मान लिया और ऐसे करके एक वृत्त खींच सकते हैं। तो इसमें कौन बड़ी बात है, ऐसे खींचवे करते हैं हम लोग वृत्त, ठीक है। यानी एक केंद्र मान लेते हैं और एक कुछ लंबाई का हम लोग त्रिज्या मान के खींच लेते हैं। चलिए 5वां नंबर कह रहा है कि सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं। अगर बात हो रहा है यहाँ पर एक क्या बना रहा है, समकोण बना रहा है, और यहाँ पर भी एक समकोण बना रहा है, तो ये बराबर होगा। तो बराबर तो होगा ही, समकोण कितना होता है 90 डिग्री का, ये हो समकोण यदि हो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री तो होगा ही, तो सब समकोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर देखिए क्या कहता है, कहता है यदि एक सरल रेखा दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेदन करे और उन रेखाओं के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग दो समकोण से छोटा हो, सरल रेखाओं की उसी तरह बढ़ने पर वे एक दूसरे से मिलते हैं। जिससे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक रेखा है, मान लीजिए ये एक रेखा है, ठीक है, और इसको दो रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये कोण और ये कोण अगर जोड़ेंगे, और वो क्या हो गया, ये दोनों कोण को जोड़ने पर अगर मेरा यहाँ पे कितना कह रहा है, 2 समकोण, अगर ये दोनों को जोड़ने पर 180 से क्या हो गया, कम आ गया, इसका मतलब क्या, इधर आगे मिलाने पर ये कट जाएगा। और वही 180 से ज्यादा आ गया, इसका मतलब आगे जैसे कि यहाँ पर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 से अधिक आएगा, तो ये मेरा आपस में कहीं भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग कुछ चीज और जान लेते हैं कि रेखाओं पर आपतन अभिगृहित क्या है।
तो पहला ये है कि एक सरल रेखा अनंत बिंदुओं का समुच्चय, यानी कि एक सरल रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर के बनाई, तो पढ़ ही लिए हम लोग। दूसरा नंबर कहता है कि किसी बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए एक बिंदु है लेकिन कितना रेखा खींचा गया, 1 2 3, इस तरीके से ढेर सारा रेखा खींच सकते हैं एक बिंदु से होकर के। यहाँ पे चौथा बिंदु, यहाँ पे चौथा रेखा यहाँ पे है, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि दो दिए गए बिंदुओं से होकर एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। जैसे यहाँ एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, इस दोनों से होते हुए एक ही रेखा खींच सकते हैं, ए बी, उसके अलावा हम खींच ही नहीं सकते हैं। पांचवा नंबर कह रहा है जिसको हम लोग कहते हैं प्ले फेयर अभिगृहित। क्या कहते हैं? प्ले फेयर एक्सियोम्स। ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कहता है कि यदि रेखा एल बाहर कोई एक बिंदु P है तो P बिंदु से होते हुए L के समांतर एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक रेखा है L, क्या है L, और इसके बाहर में कोई पॉइंट P है, तो पॉइंट P से होते हुए अनंत रेखा खींच सकते हैं हम लोग, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक ही ऐसा रेखा होगा, मान लीजिए ये M ही एक ऐसा रेखा होगा, इकलौता रेखा, जो ये दोनों आपस में क्या होगा, L और M क्या होगा, समांतर होगा। इसके अलावा तो रेखा तो बहुत सारा खींच सकते हैं, लेकिन एक ऐसा रेखा होगा जो दोनों क्या होगा, आपस में समांतर होगा। और यही इसी को कहते हैं हम लोग प्ले फेयर एक्सियोम्स। क्या कहते हैं? प्ले फेयर एक्सियोम्स कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जान लेते हैं कि ये संरेख क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 3 पॉइंट है, 3 या 3 से अधिक पॉइंट है, और 3 या 3 से अधिक पॉइंट से होते हुए एक रेखा खींच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे संरेख बिंदु। क्या कहेंगे? संरेख बिंदु कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट था A, यहाँ एक पॉइंट था B, और यहाँ पर एक पॉइंट था C, और A B C होते हुए एक रेखा आराम से खींचा गया, तो ये A B C क्या एक संरेख बिंदु है। लेकिन यहाँ पर देखिए पॉइंट P है, Q है, S है और R है, लेकिन इससे होते हुए एक सरल रेखा नहीं खींच सकते। देखिए ये तो क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया, इससे एक रेखा नहीं खींच सकते, इसलिए ये मेरा क्या होगा, संरेख बिंदु नहीं होगा। और ABC क्या हो गया, मेरा संरेख बिंदु हो गया। तो यही कहा जा रहा है 3 या 3 से अधिक वैसे बिंदु जिससे होकर एक सरल रेखा गुजर सकती है, संरेख बिंदु कहलाती है। तो उपयुक्त चित्र में ABC क्या है, एक संरेख बिंदु है, लेकिन PQRS संरेख बिंदु नहीं है। संरेख नहीं है तो क्या है, और संरेख बिंदु है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आगे कहता है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो प्रतिच्छेद, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, किसी बिंदु पर काटती है, क्या करती है, काटती है। तो इस, यानी मान लीजिए ये L है और ये M है, तो ये दोनों एक दूसरे को काट दिया इस बिंदु O पे, यानी L और M कैसा रेखा कहलाएगी, ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। कैसी रेखा कहलाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। तो और उस वो जो दोनों रेखा है वो एक बिंदु पर काटेगी, उभयनिष्ठ एक बिंदु मिलेगा आपको। उभयनिष्ठ का मतलब इस रेखा का ये बिंदु और इस रेखा का भी ये बिंदु, दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक बिंदुगामी रेखा कैसे कहते हैं, एक बिंदुगामी रेखा, जिसको हम लोग एक बिंदुगामी रेखा, ठीक है ना। तो एक बिंदुगामी रेखा किसको कहेंगे, यानी कि एक ही बिंदु से जब ढेर सारी रेखाएं जाती हैं, क्या होती है, जैसे कि ये जो N है ये एक ही बिंदु से होकर गई, ये M जो है एक ही बिंदु से होकर के गई, और ये L जो है एक ही बिंदु से होकर के गई, यानी L M और N ये तीनों एक ही बिंदु से होकर के गई, इसलिए L M N को एक बिंदुगामी रेखा, एक बिंदु से जाने वाली रेखा को एक बिंदुगामी रेखा कहते हैं। तो कहा जा रहा है 3 या 3 से अधिक सरल रेखाएं, कौन सी रेखाएं, सरल रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, एक बिंदुगामी रेखाएं कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 3 या 3 से अधिक सरल रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, एक बिंदुगामी रेखाएं कहलाती है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ये समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, समांतर रेखाएं, जिसको हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइंस। क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। कहा जाता है किसी समतल में स्थित 2 या 2 से अधिक वैसे सरल रेखाएं जिसमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, चाहे उन्हें दोनों ओर कितनी दूरी पर भी क्यों ना मतलब कि बढ़ाया जाए, समांतर रेखाएं। यानी कि ये एक रेखा है L और ये एक रेखा है M, अगर इसको हम इधर भी बहुत दूर तक बढ़ा रहे हैं दोनों तरफ, और दूसरे को एक दूसरे को नहीं काट रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, समांतर रेखाएं होगा। जैसे रेल का पटरी, रेल का पटरी एक दूसरे को कहीं काटती नहीं है, इसलिए रेल का पटरी कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है ना।
तो समांतर का साइन कैसे होता है, ये हो गया समांतर का साइन। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, दो समांतर रेखाओं के बीच का लंबवत दूरी क्या होता है, सदैव अचर, अचर का मतलब बदलता नहीं है। नहीं, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे ना, अगर 5 मीटर आएगा तो वो यहाँ से यहाँ पर भी कितना मीटर आएगा, 5 मीटर आएगा, और बहुत दूर के बाद भी मापेंगे तो वो 5 मीटर ही आएगा, क्योंकि वो एक दूसरे को काट मिलेगा नहीं। अब देखिए कुछ कुछ सांकेतिक चिन्ह है, सिंबॉलिक नोटेशन, जो कि आपको है ना मालूम होना चाहिए। देखिए अगर ऐसे एरो है, इसका मतलब हो गया कि वो सरल रेखा को दिखा रहा है, किसको, सरल रेखा को। अगर एक एरो है तो ये किरण को दिखा रहा है, किसको, किरण को। और अगर सीधा ऐसे रेखा है, यानी कि ये किसको दिखा रहा है, रेखाखंड को। अगर एल है, एल का मतलब होता है लेंथ, यानी एल ब्रैकेट में ए बी दिया हुआ है, इसका मतलब है ए बी का लंबाई, रेखा ए बी का क्या हो गया, लंबाई हो गया। अगर ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब होता है एंगल, यानी बता रहा है एंगल ए बी सी, यानी कोण ए बी सी। अगर एम दे करके दिया, एम का मतलब होता है मेजरमेंट, मापन, यानी कोण का मापन, इसका मतलब हो जाए कोण ए बी सी का माप, ठीक है। और ऐसे त्रिभुज बना हुआ है तो इसको सिंपल सा त्रिभुज कहेंगे। और ऐसे अगर इसको कहते हैं बराबर, और इसमें अगर ऐसे लग जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे सर्वांग, यानी सभी अंग समान है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ क्या है, सर्वांग है। जब इसको बराबर के ऊपर ऐसे साइन लग जाएगा तो वो कहलाएगा सर्वांग सम। क्या कहलाएगा, सर्वांग सम। जब ये एक रेखा है, इस रेखा पे एक और रेखा खींच देंगे और यहाँ 90 डिग्री कोण बनाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे लंब। क्या कहेंगे, लंब। तो यहाँ लंब, तो ये है लंब का साइन, ऐसे ही। तो इसको कहेंगे कि जो ए बी है वो सी डी पर क्या है, लंब है, यानी रेखा ए बी रेखा सी डी पर लंब है। अब यहाँ देखिए ये जो साइन है, ये समांतर का साइन, अभी बताए कि एल समांतर एम, ऐसे साइन दिए थे, यानी ये समांतर का साइन है, ठीक है। और ये अगर समांतर दे दिया और इसके ऊपर बराबर दे दिए, यानी कि देखिए ये दो रेखा जो है एल और एम, ये समांतर है, ठीक है, लेकिन बराबर नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर दे, एल और सेम साइज का एम दे दे, ये एल है ये एम, तो एल समांतर एम तो है, लेकिन एल समांतर भी है बराबर भी है, उस कंडीशन में हम लोग इस साइन का यूज करेंगे, ठीक है। अगर सी दे करके हम लोग ऐसे दे दिया, इसका मतलब हो गया वृत्त जिसका केंद्र ओ है और जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। सी दे करके, यानी ओ क्या है, केंद्र है, आर क्या है, इसकी त्रिज्या है। और ए बी के ऊपर अगर हम ऐसे चांद चढ़ा देंगे ऐसे करके, इसको कहेंगे चाप। क्या नाम है इसका, चाप नाम है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।